हेलो बच्चों, सुप्रभात। आप सभी का नवांकुर विद्यापीठ की टीजी लेसन क्लास में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। आज मैं पहलवान सिंह राजपूत, कक्षा 11 वाणिज्य संकाय, इसका विषय है अकाउंटेंसी, इकाई 3। अध्याय का नाम है दैनिक पंजी या नकल बही का 5वां भाग लेकर आपके साथ हूँ। और आज मैं नकल बही में आपको मिश्रित नकल प्रविष्टियों को हैं। आज का वीडियो नकल प्रविष्टियों पर हो। मिश्रित नकल प्रविष्टियाँ कब की जाती हैं ये देखो। ये आपकी किताब का प्रश्न क्रमांक 5 है। निम्न व्यवहारों की गौरव की पुस्तक में मिश्रित नकल प्रविष्टियाँ करना है। तो गौरव ने नकदी 10,000, माल 2,000, फर्नीचर 3,000 और मशीन 5,000 रुपये लगा करके व्यापार आरंभ किया। 4 चीज़ों से उसने व्यापार आरंभ किया है। तो यहाँ बच्चों इस व्यवहार में आपके 5 खाते प्रभावित होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि दोहरा लेखा प्रणाली में कोई भी सौदा होता है, कोई भी लेन देन होता है, तो हमेशा 2 खाते प्रभावित होते हैं। इसकी एक डेबिट करते हैं और एक को क्रेडिट करते हैं, जिसको जो द्विपक्षीय अवधारणा पर आधारित है। तो हर सौदे में बच्चों आपको कम से कम 2 खाते मिलेंगे। 2 होंगे या फिर 4 होंगे या 6 होंगे या फिर 8 होंगे या 10 होंगे, हो सकते हैं इतने। तो यहाँ आप देख रहे हैं आपको 5 दिखाई दे रहे हैं। 5 नहीं बल्कि आपके 10 हो गए बरिए, क्योंकि जो पूंजी है वो रोकड़ के साथ भी है, माल के साथ भी है, फर्नीचर भी है और मशीन भी है। तो तभी तो आपकी द्विपक्षीय अवधारणा साकार होगी, जब खातों की संख्या हमेशा सम रहे। तो जितने खाते डेबिट में उतने ही खाते क्रेडिट में रहे हैं। लेकिन बच्चों व्यवहारिक रूप में होता क्या है कि जब भी कोई भी लेन देन 1 तारीख को हो, किसी तारीख विशेष को हो, और उसमें 2 या 2 से अधिक खाते डेबिट हो रहे हों और उनसे संबंधित कोई एक खाता क्रेडिट हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में हम जो खाता क्रेडिट हो रहा है उसको अलग अलग ना लिख करके एक साथ लिख देते हैं। तो ऐसी प्रविष्टियों को मिश्रित प्रविष्टि कहते हैं। तो रोकड़ के साथ पूंजी है, माल के साथ पूंजी है, फर्नीचर के साथ पूंजी है, मशीन के साथ पूंजी है। तो इधर ये आप 5 खाते डेबिट करेंगे और 5 ही बार पूंजी क्रेडिट करेंगे। तो 5 बार पूंजी क्रेडिट करने का कोई औचित्य नहीं है। पूंजी को हम एक ही बार लिखें और उसकी राशि जोड़ करके इकट्ठी लिख दें। तो मिश्रित प्रविष्टि का आशय क्या हो गया ये सुने आप। मैं उसकी परिभाषा बोल दे रहा हूँ। पहले थ्योरी पढ़ाते समय भी आपको मिश्रित प्रविष्टियाँ बताई गई थी कि मिश्रित प्रविष्टियाँ क्या होती हैं और कब की जाती हैं। ये उसका सबसे बढ़िया उदाहरण दिया है कि बच्चों जब किसी तारीख एक होना चाहिए, एक ही तारीख में लेन देन होना चाहिए। कोई सौदा ऐसा हो जिसमें कम से कम 2 खाते डेबिट हो रहे हों और उनसे संबंधित एक खाता क्रेडिट हो रहा हो, या 2 खाते क्रेडिट हो रहे हो और उससे संबंधित एक खाता डेबिट हो रहा है। तो ऐसे सौदों को ऐसे खातों को हम अलग अलग ना लिख करके एक साथ उनका लेखा कर देते हैं। ऐसा करने से हमें समय और श्रम की बचत होती है। तो ऐसी प्रविष्टियों को अकाउंटिंग की भाषा में मिश्रित प्रविष्टियों के नाम से जाना जाता है। अब बच्चों यदि आप इसकी अलग अलग प्रविष्टि करेंगे तो 5 प्रविष्टि करना पड़ेंगे आपको। 5 प्रविष्टि करेंगे तो 5 गुना समय लगेगा, श्रम भी लगेगा और समय भी लगेगा। तो ऐसा हम क्यों करें? ऐसा ना करके हम उसको इकट्ठा करके लिख देते हैं। हाँ, ऐसा और भी होता है कि कई बार ऐसे सौदे भी आपको देखने मिलेंगे, जैसे आपकी अंतिम प्रविष्टियाँ होती हैं या प्रारंभिक प्रविष्टियाँ होती हैं, उसमें कई खाते डेबिट होते हैं और कई खाते क्रेडिट होते हैं। तो ऐसी प्रविष्टियों को भी मिश्रित प्रविष्टि के नाम से जान सकते हैं। तो आज का जो सवाल है मिश्रित प्रविष्टि पर आधारित है पूरा। इसमें आपके 7 लेन देन दिए, 7 में मिश्रित प्रविष्टियाँ आपको करना है। तो बच्चों इसका चार्ट मैंने नीचे बनाया है, ये प्रश्न आप पढ़ें। ये देखिए, उधार माल खरीदा है 3 लोगों से,
तो 4 खाते होंगे इसमें, क्रय खाता, अमन, बमन और चमन। बेचा है 3 लोगों को, विक्रय खाता होगा, और 3 लोग होंगे, परेश, नरेश और जयेश। राशि सबके सामने दी है ही। अगले वाले लेन देन में माल वापस किया है अमन को और चमन को, तो माल वापसी खाता होगा एक। अमन और चमन से चूँकि हमने माल खरीदा है तो क्रय वापसी होगी, और अमन चमन होंगे, 3 खाते होगा इसमें। देखिए, ग्राहकों ने माल लौटाया है नरेश और जयेश ने, 3 खाते हो गए, विक्रय वापसी हो गई, नरेश और जयेश हो गए। छठे में धर्मादि में 100 रुपये नकद और 200 रुपये का माल दिया है, 3 खाते हो गए इसमें। निजी व्यय हेतु 200 रुपये और कार्यालय हेतु 800 रुपये बैंक से निकालें, इसमें 3 खाते हो गए। अब इन सब का मैंने एक चार्ट बनाया है, एक सारणी बनाई है, उस सारणी के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ। तो आप देखिए, तो प्रश्न थे आपकी किताब में भी दिए हैं और मैं बोलता भी जाऊँगा, अब आप देखते भी जाएंगे हैं। तो देखिए, मैंने पहले वाले व्यवहार के लिए क्या चार्ट बनाया है। पहले वाले व्यवहार में यहाँ बच्चों मैंने पिछली तालिका के अलावा यहाँ राशि का कॉलम और बढ़ा दिया है, तो आप चाहो तो राशि का कॉलम बढ़ा सकते हैं। राशि की लिखने की यहाँ आवश्यकता नहीं होती, सीधी जनरल में ही करते हैं। एक बात ध्यान रखना, ये नियम तालिका केवल जनरल तैयार करने का आधार है, उत्तर का भाग नहीं है। उत्तर तो आपका वास्तव में जनरल एंट्रियाँ ही होती हैं। अब खातों के डेबिट क्रेडिट करने के नियम एक बार फिर से दोहरा दे रहा हूँ। खाते कितने प्रकार के हैं बच्चों? मोटे तौर पर 2 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत खाते और अव्यक्तिगत खाते। अव्यक्तिगत खाते फिर पुनः 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक खाते या इनको वस्तुगत खाते भी बोलते हैं, और दूसरे होते हैं नाम मात्र के खाते, नाम मूल्य। अब इनके डेबिट क्रेडिट करने के नियम क्या हैं वो भी दोहरा दे रहा हूँ। व्यक्तिगत का नियम है, यदि सौदे का किसी व्यक्ति के खाते पर प्रभाव पड़ रहा है, व्यक्ति के खाते पर प्रभाव से मतलब है उसके खाते में उतनी राशि या तो बढ़ रही है या घट रही है, इसको प्रभाव ही बोलते हैं। इनको खाता, जैसे राम का खाता, राम का खाता मतलब राम से संबंधित सारे लेन देन में जहाँ लिखूंगा वो राम का खाता कहलाएगा। अब इसमें ये इसका आपका नियम हो गया। व्यक्तिगत का नियम बता दे रहा हूँ, पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट करते हैं। वस्तुगत का नियम, व्यापार में यदि कोई वस्तु आए तो उसको डेबिट करके लिखते हैं और जाए तो उसको क्रेडिट लिखते हैं। और नाम मात्र में व्यय और हानियों को हम डेबिट करते हैं और आय और लाभ को क्रेडिट करते हैं। ये डेबिट क्रेडिट करने का परंपरागत तरीका है, परंपरागत रूप से हम इसको डेबिट क्रेडिट करते हैं। ये नियम बहुत अच्छे से याद कर लें, ये एक तरह से अकाउंटेंसी की डेबिट क्रेडिट करने की ABCD है। ये नियम आपको जब तक याद नहीं रहेंगे तब तक आपको जनरल प्रविष्टि करने में असुविधा हो सकती है। चलिए, तो अब आज के पहले प्रश्न में देखो कितने खाते हो रहे हैं। रोकड़ खाता, उसने रोकड़, स्टॉक, फर्नीचर और मशीन 4 चीज़ों से व्यापार आरंभ किया है। चारों की राशि सामने लिखी है, 10,000, 2,000, 3,000 और 5,000, और इन सब का जोड़ पूंजी खाते पर पड़ेगा जो 20,000 हो गए। सबको जोड़ा तो मैं, ये चारों वस्तुएं आ रही हैं, आने वाली वस्तुओं को डेबिट करते हैं, ये वस्तुगत खाते हैं। ऐसे ही याद करना है बच्चों, रोकड़ हमेशा वस्तु होगी, स्टॉक हमेशा वस्तु होगी, फर्नीचर वस्तु होगी, मशीन वस्तु होगी। डेबिट क्रेडिट करने की दृष्टि से इनको वस्तुगत मानते हैं। हाँ, डेबिट क्रेडिट करने का मतलब बच्चों ये हो गया कि जब हम खाता बनाएंगे, अभी तो जनरल कर रहे हैं, तो इसको खाते के डेबिट पक्ष में लिखेंगे। डेबिट पक्ष मतलब बायां भाग। खाते के बच्चों 2 भाग होते हैं, 2 पक्ष होते हैं। इसको बाएं ओर के भाग को डेबिट बोलते हैं और दाएं ओर के भाग को क्रेडिट बोलते हैं। तो जब हम इसको खाते में लिखेंगे तो यहीं से अभी हम तय कर रहे हैं कि इसको किस पक्ष में लिखना है, डेबिट में लिखना है कि क्रेडिट में लिखना है। फिर इन सब के अर्थ होते हैं आगे, इनसे कुछ निष्कर्ष निकाले जाते हैं, कुछ ये नियम बना दिए गए हैं, ये एक सिद्धांत है एक तरह के आपके। तो देखिए, पहले सौदे में 4 वस्तुएं आ रही हैं। रोकड़ खाता बच्चों क्या है? व्यापार में कहीं भी जो नगद लेन देन होता है, नगद पैसा आता है, उसको रोकड़ के नाम से जानते हैं बच्चों। ये ध्यान रखना है, नकदी खाता, रोकड़ी खाता या बस पैसे खाता नहीं होता है। जो भी नगद लेन देन उसके लिए रोकड़ अकाउंट खोला जाता है, रोकड़ खाता, इसको कैश अकाउंट के नाम से बोलते हैं। और जब व्यापार आरंभ होता है, यदि माल लाता है तो उस बच्चों उसको स्टॉक बोलते हैं। बाकी दूसरी चीज़ें जो खरीदी हैं बट बेचने के लिए नहीं है, उनको उसी नाम से जानेंगे जिस जो खरीदी है। फर्नीचर को फर्नीचर ही बोलेंगे, मशीन को मशीन ही बोलेंगे, कंप्यूटर को कंप्यूटर ही बोलेंगे, पंखा को पंखा ही बोलेंगे, हेलीकॉप्टर को हेलीकॉप्टर ही बोलेंगे, और ट्रक वाहन है तो उनको उसको उसी नाम से पुकारा जाएगा। अब व्यापारी व्यापार शुरू करते समय
जो पैसा जो वस्तुएं लेके आता है उन सबको बच्चों हम पूंजी खाता बोलते हैं। यही पूंजी खाते की परिभाषा है। इसको देख करके आप देखो बहुत सारे आपके थ्योरी के क्वेश्चन भी स्पष्ट हो रहे हैं। व्यापारी व्यापार शुरू करते समय रोकड़, माल, फर्नीचर, मशीन आदि जो भी लेकर आता है वो सब पूंजी के नाम से जाने जाते। पूंजी खाता व्यापारी का खाता होता है और व्यक्तिगत खाता होता है। ये हमेशा क्रेडिट होता है और देने वाला होता है। व्यक्तिगत खाता है तो व्यापारी व्यापार के लिए पैसा दे रहा है। ये लेखांकन का सिद्धांत है। लेखांकन का सिद्धांत ये कहता है कि व्यापारी और व्यापार का अस्तित्व अलग अलग होता है। तो ये माना जाता है कि व्यापार का मालिक भले है लेकिन वो व्यापार शुरू करते समय उतना पैसा एक तरह से व्यापार को उधार दे रहा है, क्योंकि जब बंद होगा तो वापस भी तो वही ले जाएगा। जब लिए ही नहीं है तो ले कैसे जाएगा। इसलिए सिद्धांत बनाया गया है। तो एक तरह से बच्चों प्रविष्टि हो गई है। प्रविष्टि में कैसे लिखा करते हैं वो आगे देखेंगे। बट ये चार्ट बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। चार्ट से ही सारी चीज़ क्लियर हो गई कि जब जनरल बनाएंगे तो किन किन खातों को हम डेबिट करके लिखेंगे और किस खाते को क्रेडिट। राशि स्पष्ट यही कि ये उतारना है आपको, मैंने प्रश्न के हिसाब से लिख दी ताकि आपको और क्लियर हो जाए। अगला सौदा 3 लोगों से माल खरीदा है, अमन, बमन, चमन से। तीनों व्यक्ति हैं, व्यक्तिगत खाते हैं। माल खरीदते हैं तो क्रय खाता होता है बच्चों। क्रय खाता वस्तुगत खाता होता है और ये हमेशा डेबिट होता है। ऐसे याद कर लीजिए, क्योंकि क्रय में वस्तु आती है और आने वाली वस्तु को हम डेबिट करके लिखते हैं। ठीक है। तो अमन बमन से 2000, 2500, 3.5 इन सब का जोड़ 8 होता है। दोहरा लेखा का नियम है, जितनी राशि हम डेबिट में लिखेंगे उतनी राशि हम क्रेडिट में लिखते हैं। तो क्रेडिट साइड की राशि क्लियर है, 8000 तो डेबिट में आ गई। इस वाले प्रश्न में क्या था बच्चों, डेबिट वाली राशि क्लियर थी 20000, तो क्रेडिट की जोड़ दी हमने सबको। 10 और 2 12 और 3 15 और 5 20। पूंजी खाते में कितने लिखे जाएंगे 20, क्योंकि जितनी राशि डेबिट में होगी उतनी राशि क्रेडिट। अभी आपने लेखांकन समीकरण में ये देखा था। तो अब इसका जनरल एंट्री करेंगे तो बच्चों क्या होगी, क्रय खाता डेबिट होगा और अमन बमन चमन खाते को हम क्रेडिट करके लिखेंगे और जिसकी राशि है जितनी उसके सामने उतनी राशि। अगला देखिए, माल बेचा है परेश नरेश जयेश को, बेचा है तो विक्रय खाता हमेशा क्रेडिट होता है। वस्तुगत खाता है, व्यापार में वस्तु जा रही है, जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करते हैं। और यहाँ ये तीनों वाले व्यक्ति जो हैं वो पाने वाले हैं, परेश भी नरेश भी जयेश भी, जिन्होंने क्रमशः 4000, 3000, 2000, 4 3 7 और 2 9 हो गए, तो विक्रय खाते में 9000 रुपये। ठीक है, ये तीसरी प्रविष्टि क्लियर हो गई। ऐसा चार्ट बना लेंगे। चार्ट बना करके हमारा जनरल का काम बड़ा सुविधाजनक हो जाता है। एक तरह से ये जनरल का बहुत महत्वपूर्ण आधार तैयार आपके लिए हो गया। अब बच्चों क्रय वापसी है और हमने अमन चमन से माल खरीदा था और उनको हमने वापस कर दिया। तो अमन चमन व्यक्ति हैं, पाने वाले हैं, इसलिए डेबिट। अमन को 200 रुपये का माल वापस किया है, चमन को 300 का, 2 और 3 5। क्रय वापसी खाते में 500 रुपये आ गए। क्रय विक्रय क्रय वापसी विक्रय वापसी, ये चारों स्टॉक, ये चारों वस्तुगत खाते हैं। इनमें वस्तु यदि आए तो डेबिट कर देना और जाए तो क्रेडिट कर देना। ये थोड़ा सा बार बार पढ़े तो इससे बार करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान रसरी जाव जाती सिल पर पढ़त निशान। बार बार अभ्यास करेंगे तो याद। आप देख रहे होंगे इतने 5 सवाल कर लिए, सब में क्रय विक्रय क्रय वापसी विक्रय वापसी, हर सवाल में ये लगभग आ रहा है तो याद हो जाएगा। 6 नंबर 5 नंबर लेन देन में हमने जो हमने माल बेचा था वो वापस आ गया। विक्रय वापसी खाता हमेशा बच्चों डेबिट होता है, वस्तुगत खाता है। और नरेश और जयेश वापस कर रहे हैं। नरेश ने 300 रुपये का माल वापस किया है और जयेश ने 100 रुपये का, दोनों का जोड़ 400 हो गया। ठीक है, नरेश जयेश व्यक्ति हैं, देने वाले इसलिए क्रेडिट। इस वाले में ये पाने वाले थे इसलिए डेबिट किया है। ये पाने वाले हैं, खरीदा हुआ माल हम लौटाएंगे तो किसके पास जाएगा, अमन बमन चमन, अमन बमन के पास, पाने वाले हो गए। इसमें ये हमें वापस कर रहे हैं तो देने वाले हो गए, ये हमें व्यापार को वापस कर रहे हैं। यहाँ वस्तु जो हमने बेची थी वो आ रही है, आने वाली वस्तु को हम डेबिट करते हैं। अब दान देख लीजिए, दान को धर्मादा भी बोलते हैं बच्चों। दान या धर्मादा खाता ये कोई लिख सकते हैं आप। और ये व्यय का खाता है। व्यापार में हम कई बार आप नकदी भी दान कर देते हैं और वस्तुएं भी दान करते हैं।
तो नकदी दान करते हैं तो रोकड़ जाएगी वस्तु। दान खाता व्यय का खाता है, इसलिए नाम मात्र का खाता है, व्यय के खाते हमेशा डेबिट होते हैं। रोकड़ दान कर रहे हैं तो 100 रुपये, रोकड़ खाता वस्तुगत खाता है, जा रही है वस्तु। अब यहाँ समझ लीजिए बच्चों, क्रय खाता लिखा है मैंने। जब माल का दान करते हैं तो देखो बच्चों, वैसे तो क्रय खाता आपका हमेशा डेबिट होता है, लेकिन 5 स्थितियां ऐसी हैं जहां क्रय खाता आपको क्रेडिट करना होता है। इसका क्वेश्चन मैंने आपको लिखवाया है, थ्योरी में लिखा है, आप देख कौन कौन सी परिस्थितियां। देखो, नंबर 1, दान में या धर्मादि में आप जब माल देंगे तो आपका क्रय खाता क्रेडिट होगा। अब क्रय खाता इसलिए क्रेडिट करते हैं कि दान में या अन्य चीज़ों में जब माल जाता है तो हम उसको खरीदे हुए मूल्य पर ही देते हैं, ना कि बढ़े हुए मूल्य पर, क्योंकि ये वास्तव में हम बेच नहीं रहे हैं। क्रय और विक्रय में अंतर है। क्रय में 100 रुपये की चीज़ यदि हमने खरीदी और 10% मुनाफा कमा रहे हैं तो विक्रय में 110 लिखेंगे। बट इसमें से 1000 रुपये का माल हमने खरीदा और इसमें से 200 रुपये का दान में दे दिया तो 200 कम हो गए, हमारी शुद्ध खरीदी 800 ही रहेगी। तो 5 कंडीशन कौन कौन सी हैं क्रय खाता जब क्रेडिट होता है? नंबर 1, दान में माल, कर्मचारियों को वेतन में माल दे दें, स्वयं आहरण करें, खुद के लिए उपयोग में लें तो विज्ञापन में दें, और किसी तरह से नुकसान हो जाए, जैसे आग से नुकसान या चोरी हो जाए माल, तो ये 5 परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां क्रय खाता आपका क्रेडिट होता है। ये 5 घटनाएं यदि घटित होंगी माल के लिए तो यहाँ बच्चों आपको क्रय खाता क्रेडिट करना है। वैसे क्रय खाता आपका डेबिट ही होता है। आपसे ओटी में यदि क्वेश्चन पूछा जाए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाए, तो क्रय खाता हमेशा आपको उत्तर डेबिट ही लिखना है। बट ये 5 एक तरह के अपवाद कह लीजिए। कौन कौन से? दान में माल देंगे यदि तो कभी कभी कर्मचारियों को वेतन में नगद पैसा न दे करके माल दे दें तो, विज्ञापन में माल दे दें तो, स्वयं के लिए अपन आहरण करें, खुद के उपयोग के लिए निकालें तो, और यदि किसी तरह से माल क्षतिग्रस्त हो जाए, जैसे आग लग जाए या चोरी हो जाए, तो इन 5 परिस्थितियों में बच्चों क्रय खाता हमेशा क्रेडिट होता है। ये थ्योरी वाले भाग में आपने पढ़ा है, समझाया है मैंने। और एक क्वेश्चन भी बनता है कि वे कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जब क्रय खाता क्रेडिट होता है। तो ये बात महत्वपूर्ण हुई। तो यहाँ 2 चीज़ों का दान दिया जा रहा है, एक रोकड़ का, रोकड़ वस्तुगत खाता है, क्रय भी वस्तुगत खाता है, जा रही है वस्तु इसलिए क्रेडिट किया है। दान व्यय का खाता है, नाम मात्र का खाता है, इसलिए इसको मैं डेबिट साइड लिखूंगा। तो नीचे दोनों का जोड़ 300 हो रहा है, तो दान खाते को दान खाता या धर्मादा खाता भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई। इंग्लिश में लिखना है तो डोनेशन अकाउंट लिख देना। अब लास्ट वाला देखिए, बैंक से व्यापारी ने स्वयं उपयोग के लिए 200 रुपये निकाले हैं और व्यापार के उपयोग के लिए 800 रुपये निकाले हैं, और बैंक से टोटल 1000 रुपये पे आए। तो स्वयं के उपयोग के लिए जो भी पैसा व्यापारी नकदी या वस्तु लेता है उसको बच्चों आहरण बोलते हैं। आहरण खाता व्यापारी का स्वयं का खाता होता है, व्यक्तिगत खाता होता है। पूंजी में व्यक्ति देने वाला होता है और आहरण में पाने वाला होता है। आहरण खाता बच्चों हमेशा डेबिट होता है। बच्चों यहीं से सारे नियम तय हो रहे हैं कि कौन सा खाता हमेशा डेबिट होगा, कौन सा खाता हमेशा क्रेडिट होगा। बहुत सारे खाते बिल्कुल स्थिर हैं कि जो हमेशा डेबिट ही होते हैं और क्रेडिट ही होते हैं। तो आहरण खाता बच्चों हमेशा डेबिट होगा। आहरण खाता व्यापारी का स्वयं का खाता होता है। व्यापारी जो पैसा वस्तु लगाता है उसको पूंजी के नाम से जानते हैं, और जो स्वयं के लिए ले जाता है उपयोग के लिए उसको आहरण के नाम से बोलते हैं। तो ये आहरण में व्यापारी पाने वाला इसलिए डेबिट है। और बैंक से रोकड़ निकल के आ रही है कार्यालय हेतु, कार्यालय खर्च हेतु उन्होंने कार्यालय के उपयोग हेतु पैसे बैंक से निकाले हैं, तो वो रोकड़ आ रही है और आने वाली वस्तु को हम डेबिट करते हैं। अभी चूंकि बच्चों कार्यालय में खर्च नहीं किया है, ध्यान रखना है, ये रोकड़ निकल के आई है, अभी खर्च नहीं किया। यदि कार्यालय व्यय दिए होते तो ये खाते का नाम चेंज हो जाता है, कार्यालय में खाता हो जाता। तो टोटल बैंक से 1000 रुपये निकाले। तो बच्चों आपने देखा ये 7 उदाहरण हैं। 7 उदाहरण में आप देख रहे हैं, तो डेबिट पक्ष में यदि 2 हैं तो क्रेडिट में 1 है, या क्रेडिट में 2 हैं तो डेबिट में 1।
इनको अब कैसे लिखेंगे वो देखिए आपको है। सबकी मैंने राशियाँ भी सभी व्यवहारों की राशियाँ भी लिख दी हैं। तो प्रश्न एक तरह से 3 बार रिपीट हो गया। पहले प्रश्न को भी टाइप किया हुआ है, फिर उसका चार्ट भी बनाया गया है। चार्ट में नियम आप बार बार उठते बैठते समय आप एक कागज़ पर लिख लें, और आप हमेशा उसको कागज़ को हमेशा अपने पास रखें, या जहां आप पढ़ते हैं बैठकर पढ़ते हैं वहाँ एक चार्ट बना करके डेबिट क्रेडिट करने का नियम लिख कर रख लें। व्यक्तिगत खाते, वस्तुगत खाते और नामात के खाते, फिर डेबिट क्रेडिट करने के, और मनी मन उनको पढ़ते रहें, देखते रहें, बार बार आप उन पर चिंतन करते रहें तो आप बहुत कुशल व्यक्ति बन जाएंगे। और यहीं से शुरुआत होती है। शुरुआत जब करते हैं तो बच्चों थोड़ा सा कठिन लगता है, लेकिन जब बार बार आप अभ्यास करने लगते हैं तो फिर आप एक अच्छे विद्यार्थी, निपुण विद्यार्थी बन जाते हैं। चलिए, तो ये चार्ट बन गया। अब वास्तविक उत्तर आपका यहाँ से शुरू हो रहा है। फेयर कॉपी में आपको यहाँ से उतारना है। चार्ट आप चाहें तो उतारना, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न आप चाहें तो प्रश्न ना उतारें, किताब आपके पास है तो प्रश्न का तो नंबर डाल लें। आप 5/160 लिख लें। मेरी किताब में प्रश्न क्रमांक 5वां है। 5/160 का मतलब हो गया 5वां क्वेश्चन 160 पेज पर है। आपकी किताब में जिस नंबर पर वो नंबर आप डाल लीजिए, बट आपकी किताब का ही ये प्रश्न है। अब जनरल एंट्री मैन जहाँ से ये उत्तर आपको परीक्षा में लिखना होता है। वो चार्ट तो रफ काम के लिए है। सबसे पहले अपन हेडिंग डालते हैं। जिस व्यापारी की अपन नकल बही बना रहे थे, या गौरव नाम का व्यापारी है, इसके कॉलम खींच लेते हैं। 5 दिनांक, विवरण, खाता, पृष्ठ, अकाउंट। कॉलम देखिए जी कैसे खींचते हैं। दिनांक का कॉलम आपके लगभग स्केल के चौड़ाई के बराबर होता है। खाता पृष्ठ का कॉलम स्केल की चौड़ाई के लगभग आधे होता है। और रकम डेबिट और क्रेडिट का कॉलम जो है वो आप प्रश्न में जितनी राशियाँ दी हैं उसके समानांतर आप कॉलम खींच लें, जो लगभग स्केल के बराबर हो जाता है। अब स्केल बच्चों कुछ का थोड़ा, किसी का चौड़ा, कोई का कम चौड़ा हो सकता है। तो एक मापदंड बता रहा हूँ कि दिनांक का कॉलम इतना बड़ा बना लें जिसमें तारीख आसानी से लिखा जाए। खाता प्रश्न में पेज संख्या ही डालना होती है। इसको LF भी बोलते हैं, लेजर फोलियो। इंग्लिश में बोलूँ तो मैं डेट, पर्टिकुलर, LF, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट के नाम से भी। अब अगले सवाल में मैं इनको इंग्लिश में ही लिखूँगा, आप इंग्लिश में ही देखेंगे ऊपर वाले जो कॉलम होंगे। तो ये बच्चों इस तरह से कॉलम, विवरण का कॉलम जितने ज़्यादा बड़ा रहेगा उतना अच्छा रहेगा। इस हिसाब से आप लाइन खींच लें। तो देखो चार्ट के हिसाब से बच्चों मैंने 4 खाते डेबिट किए थे, तो चारों को लिख दिए। लिखने का तरीका, पहली लाइन पहली पंक्ति से शुरू करते हैं। डेबिट शब्द का जो इस्तेमाल है बच्चों वो आपको कहाँ करना है, यहाँ बिल्कुल लाइन के पास में लिखना है ये। और ये खाते जिनको डेबिट करना है ये लाइन से सटके ही रहेंगे पूरे, और कॉलम से सटके रहेंगे। और लाइन 1 2 3 4 इनको इकट्ठा नहीं लिखने का भी है। रोकड़ खाता डेबिट तो उसके सामने राशि, रकम वाले कॉलम में, डेबिट वाले कॉलम में। स्टॉक खाता डेबिट, उसके सामने राशि। फर्नीचर खाता डेबिट, उसके सामने राशि। मशीन खाता डेबिट, उसके सामने राशि। अब इन सब का जोड़ हो गया 20,000 रुपये। तो ये कहाँ से आ रहा है पैसा, पूंजी से आ रहा है। पूंजी खाता लिख करके 20। तो पहले ये पक्ष क्लियर हो गया। इन सब का जोड़ लगा करके हम यहाँ आ गए, 20,000 रुपये हो गए। नरेशन में क्या लिखते हैं, जब जनरल एंट्री पूरी हो जाती है, जिन कौन कौन से खातों को हमें डेबिट करना है, कौन कौन से खातों को क्रेडिट करना है, तो बच्चों इसके नीचे नरेशन क्या होता है, जो हमने खाते डेबिट करे हैं, उस क्रेडिट किए हैं, उनका एक संक्षिप्त में विवरण होता है। इसको नरेशन या ब्यौरा के नाम से जानते हैं। तो किस किस चीज़ से आपने व्यापार आरंभ किया है बच्चों, नकदी, माल, फर्नीचर और मशीन से व्यापार आरंभ किया। अब मेरा पेज भर गया है। जब पूरा एक जनरल हो जाती है, एक प्रविष्टि हो जाती है, तो विवरण वाले कॉलम में आपको लाइन खींचना है। विवरण वाले कॉलम में लाइन खींच दीजिए आप। और जो डेबिट वाला रकम वाला कॉलम है, यदि आपका पेज भर गया है तो इस पेज के शेष को हम अगले पेज पर ले जाते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं। इसको शेष को आगे ले जाना बोला जाता है। इंग्लिश में बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड करना, हिंदी में बोले हैं कि खातों के या जनरल के शेष को आगे ले जाने से क्या मतलब है। जब हमारा
जनरल एंट्री करते समय या खाते में एंट्री करते समय हमारा पृष्ठ भर जाता है, तो इस पृष्ठ के जोड़ को हम अगले पृष्ठ के जोड़ पेज पर ले जाते हैं। अगले पृष्ठ की शुरुआत हम पिछले पृष्ठ के जोड़ से करते हैं। तो ये प्रक्रिया है जो आगे ले जाने की प्रक्रिया के नाम से जानी जाती है। तो मेरा पेज भर गया है, एक ही प्रविष्टि में भर गया है, हर प्रविष्टि में मेरा एक ही पेज भर रहा है, तो मैं हर पेज का जोड़ अगले पेज पर ले जाऊँ। यहाँ बच्चों दिनांक नहीं दी थी तो मैंने नंबर डाल दिया। यदि प्रश्न में कभी दिनांक नहीं होती है तो आप भी नंबर डाल दो 1 2 3 4। और दिनांक लिखने का तरीका मैंने पहले आपको बता दिया है कि ऊपर सन लिखते हैं, जस्ट उसके नीचे महीना और डेट डाल देते हैं, ये तरीका होता है। इस प्रश्न में डेट नहीं दी थी इसलिए मैंने नंबर डाल दिए हैं। और डेट लिखने का तरीका मैं आपको पहले वाले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। अगले सौदे को देखो बच्चों, ख़रीदा है माल, बट शुरुआत मैंने पिछले पेज की शुरुआत से के लिए बैक फॉरवर्ड लिखा है। वहाँ कैरी फॉरवर्ड था, नीचे क्या लिखा है, कैरी फॉरवर्ड, शॉर्ट में C/F। और जहाँ क्या हो गया बच्चों, ये जोड़ 20,000 मेरा जो है ना, ये 20,000 का जोड़ जो अगले पेज में लिखूँगा। और कहाँ लिखूँगा, यहाँ लिखूँगा। तो ये एक सीध में लिखते हैं, ध्यान रखना है। ये कैसे लिखना होता है ये समझ में आ रहा है आपको। ये डेबिट का डेबिट के सामने क्रेडिट का, इकाई का अंक इकाई के नीचे दाई का, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ताकि ऐसा इसलिए क्योंकि आप जब जोड़ लगाएंगे तो आपका जोड़ गलत नहीं होगा। यदि इकाई का दाई का अंक आगे पीछे लिखेंगे तो आपके जोड़ गलत होने की संभावना बनी रहती है बच्चों को। ये आपको ध्यान रखना है, बड़े आराम से काम करना है, तसल्ली से काम करना है, जल्दबाजी नहीं। और चूँकि आप अकाउंट सीख रहे हैं अभी, तो बड़े इत्मीनान के साथ, बड़ी लगन के साथ, एकाग्रता के साथ सोच समझ करके काम करें और सीखें। आपको असुविधा होने के संबंधित शिक्षक से आप बात कर सकते हैं। क्रय देखो, अब शुरुआत मेरी कहाँ से हो गई, पिछले पेज के जोड़ से 20,000 था, ये 20,000 जो दोनों एक सीध में लिखे मैंने। फिर माल खरीदा है इसलिए क्रय खाता डेबिट हो गया। यहाँ एक खाता डेबिट हो रहा है और 3 खाते क्रेडिट हो रहे हैं। तारीख एक है, इनको मैंने अलग अलग ना लिख कर एक साथ लिख दिया। यही पर मिश्रित प्रविष्टि है। अलग अलग लिखता तो कितनी प्रविष्टि करनी पड़ती बच्चों, मुझे सौदे की 4 करती। तो लेखांकन के हिसाब से 4 प्रविष्टि करना गलत नहीं होती, बट मुझे 4 बार काम करना पड़ता है, श्रम अधिक लगता है, समय अधिक लगता है। तो जब तारीख एक है तो क्यों ना मैं इनको एक साथ लिख दूँ। क्रय के साथ अमन भी है, बमन भी है, चमन भी है। तो अमन से 2,000, बमन से 2,500, चमन से 3,500, तीनों का जोड़ 8,000 हो गया। तो क्रय खाते में 8,000 लिख दिए मैंने। फिर मेरा पेज भर गया, फिर मैंने जोड़ लगाया तो 28,000 रुपये हो गए। तो अब इस पेज का जोड़ उस पेज पर, इसका जो अगले पर, ऐसे चलेगा। तो ऐसे के ऐसे चलने से बच्चों क्या होता है, आपका जो है जब अंतिम जोड़ जो आएगा वो जोड़ आसानी से लग जाएगा। यहाँ डेट नहीं लिखी है बच्चों, मैंने फिर से दोहरा दे रहा हूँ। फिर अगला पेज अब मेरा 28,000 से शुरू हुआ, देखिए BF हो गया। बेचा है माल, 3 लोगों को बेचा है, परेश, नरेश, जयेश। चार्ट में पहले ही बता चुका हूँ इनको क्यों डेबिट कर रहा हूँ, कि तीनों पाने वाले हैं। ये इसी को डेबिट क्रिएट करना बोलते हैं जनरल में। जनरल की परिभाषा भी यही है इसकी, बही खाते की। बही खाते में सौदों को तिथिवार लिख रहे हैं ना अपन, नियम अनुसार नियमों का भी पालन कर रहे हैं। मौद्रिक लेन देनों को हमेशा मौद्रिक लेन देन लिखे जाते हैं। मौद्रिक मतलब जिनको हम मुद्रा में माप सकते हैं, को लिखने की कला को ही बही खाता बोलते हैं। बही खाते की यही तो परिभाषा है। बही खाता किसे कहते हैं, व्यापार में होने वाले मौद्रिक व्यवहार लेन देनों को तिथिवार नियम अनुसार लिखने की कला को बही खाता कहते हैं। देखो कला है कि नहीं, कला के रूप में लिख रहा है कि नहीं, देखो कहाँ कौन सी राशि किधर लिखी जा रही है, बिल्कुल सब तरीके से लिखा जा रहा है, व्यवस्थित ढंग से, अच्छा लग रहा है जी। तो किसी काम को करने का ढंग कला कहलाता है बच्चों, इसलिए इसको कला कहा जाता है। तो परेश, नरेश, जयेश तीनों पाने वाले हैं, तीनों व्यक्ति हैं, इसलिए डेबिट किया है मैंने। पाने वाले को डेबिट करते हैं, ये नियम बार बार दोहराएं। माल बेच रहे हैं, विक्रय खाता होगा, विक्रय खाते में हमेशा वस्तु जाती है, जाने वाली वस्तु को क्रेडिट। परेश, नरेश, जयेश का जोड़ 4, 3, 7 और 2 9 हो रहा है, तो विक्रय खाते में भी 9,000 आएगा। फिर बच्चों मेरा पेज भर गया, तो 28 में 9 जोड़े तो 37 हो गए। अब इस पेज का जोड़ अगले पेज पे। तो ये आपको कैरी फॉरवर्ड वाली प्रक्रिया आपको तब अपनाना है जब आपका पेज भर जाए। मान लीजिए आपके पहले पेज पे ये तीनों ही प्रविष्टि आ गई हैं, तो आपको अब CF करना है।
आपका जो CF का जोड़ आएगा वो 37,000 ही आएगा, जोड़ तो नहीं आएगा, लेकिन आपको जो BF पेज के बीच में नहीं करना, ध्यान रखना, हर प्रविष्टि के बाद आप करने लगो, आपका जब पेज भरे तब करना है, सीधी सी बात ये होती है इसमें। चाहे आपकी नहीं भरे तो नहीं करना है, पर सीधे जोड़ लगा देना है। यदि आपके सारे लेन देन एक ही पेज पर आ जाते हैं, बड़ी कापियाँ जो होती हैं, बड़ी कापियों में छोटे सवाल जब होते हैं तो एक ही बार में जोड़ा जाता है। तो फिर चलिए अगला पेज मेरा 37,000 से शुरू होगा। ये देखिए 37,000 हो गया है, और माल जो खरीदा था वो वापस किया हमने किसको, अमन और चमन को 200 और 300 रुपये के हिसाब से। तो अमन का खाता डेबिट 200 और चमन का खाता 300 हो गया, और दोनों का जोड़ 500। माल खरीदा हुआ वापसी, इसलिए क्रय वापसी। ये क्रय वापसी की परिभाषा है। क्रय वापसी किसे कहते हैं, जो माल हमने खरीदा है और किन्हीं कारण से यदि माल हम ग्राहक जिनसे खरीदा था उनको लौटा देते हैं तो वो क्रय वापसी कहलाती है। उसके नीचे फिर नरेशन लिख रहे हैं हम। नरेशन हर सौदे का लिखा है, देखो हमने शुरू से ही लिखते चले जा रहे हैं। नरेशन कैसे कैसे लिखा है एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। अमन बमन चमन से, देखो यहाँ तो व्यापार शुरू करने वाले का बता ही दिया था मैंने। देखिए अमन बमन और चमन से उधार माल खरीदा, या केवल उधार माल खरीदा लिख दें तो भी चलेगा बच्चों, है ज़्यादा बड़ा लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ परेश नरेश जयेश को उधार माल बेचा है वो लिख दिया है। यहाँ बच्चों अमन चमन को माल लौटाया है, पेज मेरा भर गया। इस पेज का जोड़ 37,000 में 500 जोड़े 37,500 हो गए। अगले पेज की शुरुआत मेरी 37,500 से हो गई, ये आ गया। देखिए यहाँ विक्रय वापसी है किसकी, नरेश की और जयेश की। नरेश ने 300 का और जयेश ने 100 रुपये का माल है, व्यक्ति हैं, देने वाले को क्रेडिट साइड की जो मद होती है उसमें 2 लगाते हैं, और हिंदी में लिखना है तो 6 लगा देते हैं बच्चों। हैं व्यक्तियों के आगे यदि खाता लगाना है तो का करके लिखते हैं, नरेश खाता नहीं लिखते, जयेश खाता नहीं लिखेंगे। नरेश का खाता है, जयेश का खाता, ऐसे लिखना है आपको, है जैसे अमन का खाता चमन का खाता लिखा है ना, इसमें का शब्द लगा देते हैं। नरेश अकाउंट जयेश अकाउंट ऐसा लिखेंगे ना। नरेश व जयेश को माल लौटाया, फिर पेज भर गया, फिर जोड़ लगाया। 37,500 में 400 जोड़े 37,900 हो गए। तो ये बच्चों 5वीं प्रविष्टि कंप्लीट हो गई। अब अगली 6ठी प्रविष्टि का शुरुआत होने से पहले मैं इस पेज के जोड़ को अगले पेज पर ले जाऊंगा। अगले पेज पर देखिए ये 37,900 आ गया, या 37,900 37,900 आ गया। अब दान दिया है, दान खाता या धर्मादा, एक कोई शब्द लिख लें, ऐसे मैंने लिखा है वैसे। दान खाता, धर्मादा खाता, नामात का खाता है, व्यय का खाता है, इसलिए डेबिट किया है। दान में हमने 2 चीज़ों का दान दिया है, एक नकदी का दिया है तो रोकड़ खाता लिख दिया। रोकड़ खाता ही आएगा, ये का नहीं आएगा बच्चों। रोकड़ खाता और क्रय खाता है, का हटा देना इसमें से। रोकड़ खाता 100 रुपये और क्रय खाता 200 रुपये, दोनों का जोड़ 300 हो गया। दान खाते में 300 चले गए। फिर पेज का मैंने जोड़ लगाया, नीचे नरेशन भी लिख दिया मैंने, नकदी व माल का दान दिया। पेज का जोड़ 37,900 में 300 जोड़े तो 38,200 रुपये हो गए। नंबर डाल रहा हूँ तारीख की जगह, यदि प्रश्न में तारीख नहीं होती है तो बच्चों आप भी नंबर ही डालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। खाता प्रश्न वाला कॉलम देखो बच्चों खाली रहता है, इसलिए खाली रहता है कि अगला जो काम है मैं आगे बताऊंगा। अगला काम क्या होता है, ये जनरल प्रारंभिक लेखे की वही होती है। जैसे ही व्यापार में कोई सौदा होता है तो सबसे पहले इसमें लिखते हैं, और जब इसके बाद फिर इसको एक दूसरी बही में उतारते हैं जिसको खाता बही कहते हैं। जब इसको खाता बही में उतारते हैं तो ये धर्मादा खाता खाता बही के किस पेज नंबर पर, वो पेज नंबर यहाँ डाला जाएगा। रोकड़ खाता किस पेज नंबर पर है, वो पेज नंबर डाला जाएगा। क्रय खाता किस पेज नंबर पर, वो पेज नंबर डाला जाएगा। तो ये व्यवहारिक वहाँ होता है, तो इसलिए खाता प्रश्न इसको ALF के नाम से भी जानते हैं। अब लास्ट सौदा है जिसमें हमने बैंक से खुद के उपयोग के लिए, स्वयं के उपयोग के लिए 200 रुपये निकाले हैं निजी व्यय हेतु। तो इसको आहरण बोलते हैं। आहरण की क्या परिभाषा है बच्चों, व्यापारी व्यापार से स्वयं के लिए नकदी या वस्तुएं जो भी लेता है उसको आहरण खाते के नाम से जाते हैं। आहरण खाते का प्रकार व्यक्तिगत प्रकार। आहरण खाता और पूंजी खाता दोनों ही व्यापारी के खाते होते हैं। व्यापारी के नाम से खाता ना खोल करके सुविधा के लिए इनको 2 भागों में कर,
ताकि हम पता कर सकें कि उसने कितना पैसा वापस लिया और कितना पैसा उसने व्यापार में लगाया। और कार्यालय हेतु उन्होंने 800 रुपये निकाले हैं, तो रोकड़ व्यापार में आई होगी, तो रोकड़ खाता डेबिट हो गया। बैंक खाता बच्चों जो है व्यक्तिगत खाता है, संस्था का खाता है। संस्था और व्यक्तियों के खाते को अकाउंटिंग में व्यक्तिगत खाते की संज्ञा दी गई है। तो यहाँ बैंक देने वाला है, बैंक व्यापार को दे रहा है, 1000 रुपये ले है, तो निजी व कार्यालय हेतु बैंक से निकाले विड्रॉल किए। ये लास्ट सौदा हो गया, नरेशन लिखा गया 7 नंबर। पिछले पेज की जोड़ जो मेरा था 38,200 है, आप देख रहे हैं ऊपर दिखाई दे रहा है, ये 38,200 सारी प्रविष्टियों का जोड़ 38,200 की पिछली, और लास्ट प्रविष्टि को जोड़ को यदि हम जोड़ देंगे तो ये जैसे लास्ट सौदा जहाँ लिखा था उसको फिर अब पैक करेंगे। अब यहाँ देखेंगे जो लाइन खींचने वाली प्रक्रिया आप पूरी कर देंगे। वैसे आपको क्या करना है बच्चों, हर प्रविष्टि के बाद केवल विवरण वाले कॉलम में लाइन खींचनी है, या फिर ये यहाँ जब कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो वहाँ आपको रकम वाले कॉलम, इसको पैक नहीं करना है, खुला ही रहता है, ये तो लास्ट में ही जाके पैक होता है। ठीक है, ये लाइन तो तब खींचेगी जब कैरी फॉरवर्ड आप करोगे, नहीं तो नहीं। ये जरूर हर प्रविष्टि के बाद आपको लाइन खींचना है। देखो मैंने हर प्रविष्टि के बाद लाइन खींच रखी है, देखिए ऐसे ऐसे आपको लाइन खींचना है। ये कला है, तो आपको लगा कि ये कला का काम है कि नहीं, अच्छा लग रहा है, आप अभ्यास करें। बस रजिस्टर जो आप खरीदें बाज़ार से, थोड़ा रजिस्टर का जो आकार है A4 साइज से थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तो इससे क्या है आपको प्रविष्टि करने में बड़ी सुविधा होती है। जब लास्ट सौदा आपका लिखा जाता है तो महायोग कर देती हैं। ये इसका वास्तविक आंसर 39,200 आ गया। ये दोनों एक शीट में लिखना है, ये जनरल का योग कहलाता है। जनरल का योग लगाने का उद्देश्य ये है कि जितनी राशि हमने डेबिट में लिखी है उतनी राशि क्रेडिट में है कि नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हम डेबिट में कम लिख देते हैं और क्रेडिट में ज़्यादा लिख देते हैं, तो यदि ऐसा हो गया है तो उसको तुरंत सही कर लेंगे, नहीं तो यहाँ से गलती शुरू हो गई तो आगे भी फिर गलती होती रहेगी। बच्चों में गलती नहीं होना चाहिए। तो आज का ये प्रश्न यहीं समाप्त होता है। आपको नवांकुर डिजी लेसन डाउनलोड कर लेना है आपको, और अभी परिस्थितियाँ ठीक नहीं हैं अभी भी, तो आपको इसी माध्यम से अपनी तैयारी करना है। वीडियो के माध्यम से बड़ी अच्छी तरह से आपको बताया जा रहा है, आप सीखें, ज़्यादा से ज़्यादा सभी विषय का सीखें, सभी विषय का। कुछ लाइव वीडियो भी चल रहे हैं, लाइव वीडियो के माध्यम से भी आपको बताया जाता है। तो आज की जो प्रविष्टि थी वो मिश्रित प्रविष्टि थी। मिश्रित प्रविष्टि के माध्यम से मैंने आपको ये सारी बातें बताई, इनको मिश्रित प्रविष्टि कहते हैं। बहुत सारे थ्योरी के क्वेश्चन भी क्लियर हो गए व्यवहारिक प्रश्नों में। देख लीजिए कितना समय लग रहा है। आप देखिए एक क्वेश्चन को हल करने में लगभग 38 मिनट से मैं आप बोल रहा हूँ, 38 मिनट में ये सारी बातों को आपके सामने स्पष्ट करना होगा। बट आप अभ्यास ज़रूर करें, जितना मैं कर रहा हूँ या संबंधित शिक्षक कर रहा है उससे कई गुना आपको भी करना चाहिए अभ्यास। जितना आप अभ्यास करेंगे उतनी ही आपके कार्य में निपुणता आएगी, आप उतने ही दक्ष होंगे। और जनरल अकाउंटिंग के मामले में फिर से दोहरा दे रहा हूँ, जनरल के विषय में जो व्यक्ति जितना दक्ष होगा, जनरल एंट्रियाँ जितनी उसको आएंगी, वो अकाउंटिंग के मामले में कभी असफल हो नहीं सकता, बहुत बड़ा मास्टर आदि बन जाएगा। ऐसे ही सीखते हैं बच्चों जो बात पे गौर कर लेते हैं, करते। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए।